नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इसके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से ही। इसके साथ ही साथ बात करेंगे तमाम खबरों पर क्या है हमारे संवाददाताओं का मत अपने खास सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी के जरिए। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब आज के दिन की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा बीते 9 वर्षों में 150% प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में हुई है वृद्धि दर्ज। 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को वितरित की गई सीड कैपिटल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहुंचा गंभीर श्रेणी में। कई जगहों पर AQI 500 के पार। शनिवार तक कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद। अगले 7 दिनों तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा सभापति से माफी मांगने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में निलंबन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा माफी के रास्ते शायद हो जाए निलंबन वापसी। छत्तीसगढ़ में भाजपा जारी कर रही है संकल्प पत्र। अमित शाह ने की कबीरधाम में चुनावी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे जनसभा। और कर्नाटक कांग्रेस में असंतोष फिर सतह पर। मुख्यमंत्री बदले जाने की खबरों पर सीएम सिद्धरामैया की 2 टूक। कांग्रेस में विधायक नहीं, आला कमान ही लेते हैं फैसला। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम में वादे ही वादे। आखिर किस तरह से फ्री भी है या फिर हम बात करें चुनावी वादों की, इसमें किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि सभी पार्टियां अपने वादों के साथ जनता के बीच में आई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में गारंटी और फ्री बी की घोषणाओं के बीच बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेकर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह किसानों और आदिवासियों के जीवन में बेहतरी के लिए कई अहम घोषणाएं कर रहे हैं। आदिवासी समाज में अपनी पहचान मजबूत करने के अलावा छत्तीसगढ़ में किसान हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। जाहिर है धान खरीदी को लेकर पार्टियों की घोषणा चुनाव में भूमिका निभाती है और धान खरीदी को लेकर इससे पहले भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्रों में इसका जिक्र जरूर किया है। किसान कर्ज माफी और विकास के मुद्दे को लेकर राज्य में लोगों को ज्यादा ललक रहती है, क्योंकि हर बार किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा बनता है और विकास की भी बात हमेशा आती है। लेकिन राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला योजनाओं को जमीन पर उतारने में सबसे बड़ी बाधा बनता है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और उनके पास गारंटी की एक लंबी सूची रहती है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने लोगों से 17 गारंटी का वादा किया है। फ्री बिजली, किसानों के कर्ज माफी, महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ऐसे 17 गारंटी राहुल और प्रियंका छत्तीसगढ़ की जनता को दे रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि बीजेपी गारंटी देने से क्यों कतराती है। वो चाहते हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस के तर्ज पर गारंटी दे, अन्यथा वो इसको एक पॉलिटिकल लीड मानते हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांकेर में एक रैली में गरीब कल्याण योजनाओं और फ्लैगशिप स्कीम्स की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसी दर्जनों समाज कल्याण योजनाएं छत्तीसगढ़ में जमीन पर क्यों नहीं उतरी, ये ज्यादा बड़ा सवाल है कि आखिर योजनाएं जो है वो आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को क्यों नहीं मिलती। पीएम ने कहा ये मोदी की गारंटी है कि राज्य में भ्रष्टाचार की लूट में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी और गरीबों के एक एक नए पैसे वापस लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बघेल सरकार पर शराब घोटाला, कोयला लेवी घोटाला, DMF फंड घोटाला, गौठान घोटाला का आरोप लगाती रही है। वहीं कांग्रेस इसे महज एक साजिश मानती है, जबकि ईडी की कार्रवाई में
कई अफसर जेल में हैं। महादेव सट्टेबाजी स्कैम को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनावी फंड को लेकर महादेव ऐप की भूमिका पर बीजेपी सवाल उठा रही है और कांग्रेस सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। धान खरीदी पर सियासत के बीच कल पीएम मोदी ने साफ किया था कि किसानों से धान और अन्य फसलें केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन बघेल इसका श्रेय लेने में कभी नहीं चूकते। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल के जीतने के बाद फ्रीबी की गारंटी को ही पार्टी का घोषणा पत्र बना लिया है, लेकिन लोगों के पास उन पुराने वादों की भी सूची है जो कभी पूरे नहीं हुए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कपिल मदान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हैं, और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार। कपिल जी और विनोद जी, दोनों लोगों का स्वागत है। कपिल जी, इससे पहले कि आपके पास आए, हम विनोद जी से ये समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स है चुनाव में घोषणाओं की, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि इसमें तमाम घोषणाएं जो रहती फ्रीबी की, दरअसल जो विकास की योजनाएं हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। किस तरह से देखते हैं इन तमाम चुनावी घोषणाओं को? क्या रहेगा आपका विश्लेषण विनोद जी? लेकिन आज के जो गृह मंत्री अमित शाह का जो ये संकल्प पत्र है, हम उसकी चर्चा करते समय में पहले हम इसमें अपना एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ। तो उसकी चर्चा पे तो हम आएंगे। अभी की बड़ी खबर है कि अमित शाह ने एक संकल्प पत्र को लेकर और बीजेपी आज छत्तीसगढ़ में वो सारे संकल्प पत्र में जो पूरा होने के लायक है, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मजदूर, किसान और जो गरीब और आदिवासी समाज के बीच में जो ज़रूरत है, आज की ये सारी चीज़ें हैं, वो कम से कम काफ़ी लोगों के बीच में जाके उनसे अब ज़रूरतों को वहाँ के बीजेपी छत्तीसगढ़ ने उन सब वादों को लेके और जो ज़मीनी वहाँ की हकीकत है और ज़मीनी जो भी ज़रूरत है उसको लेके एक तरह से सजेशन दिया था और बीजेपी ने इसको लेके एक संकल्प पत्र सामने में लाया है जी। रही बात, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था कि जब संकल्प पत्र और इस तरह की घोषणाएँ जब हम देखते हैं तो हमें पूर्व प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, उनकी बात याद आती है कि वो कहते हैं, दिग्विजय सिंह अक्सर कहते थे इस बात को कि चुनाव जो है वो कभी विकास से नहीं जीता जाता, चुनाव समीकरण और मैनेजमेंट से जीता जाता है। तो ये बात जब आज के इलेक्शन में आप देखते हैं कि इस तरह की योजनाओं को, ये इस तरह की जो गारंटी है, इस तरह की जो फ्रीबी है, तो लगता है कि एक सरकार रहते हुए अगर छत्तीसगढ़ में अभी बघेल सरकार है, 5 साल की सरकार, वो कम से कम अपने रिपोर्ट कार्ड लेके अपने जितने भी काम है उसको प्रमुखता से रख के अभी वोट मांग सकती थी। और अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार इन सारी जो पिछले जो उनके वादे थे, जो उनके पूरी गारंटी थी, उसके बजाय आप ये 17 गारंटी नए जोड़ के अगर वो बात वही पुरानी बात दोहरा रहे हैं तो आपको मान सकते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो उनके खिलाफ है उसको भुलाने के लिए लोगों के सामने में एक नए मसौदे लेके आए हैं। रही बात बीजेपी की, तो ये इस बात में ये बात को आपको मानना पड़ेगा। जब ये भूपेश बघेल खुद कह रहे हैं कि बीजेपी गारंटी क्यों नहीं देती, तो सवाल जरूर ये पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी अगर ये एक ठोस नीति के नाम पे, अगर पॉलिसी के नाम पे और जमीन पे उतारने के सारे फ्लैगशिप लाने की बात कहती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे दम है। अगर ये सारी चीज़ें, योजनाएं, अगर इलेक्शन अगर सीधे समीकरण से लड़ा जाता तो इस देश में कभी 12 करोड़ शौचालय नहीं बनते। अगर ये देश में अगर विकास के बदले अगर सिर्फ समीकरण और कास्ट फार्मूले से लड़ी जाते तो इस देश में 9 करोड़ के घरों में पानी का सीधे शुद्ध नल से जल का पानी नहीं पहुंचता। अगर इस देश में अगर विकास की बात को अब अधूरा छोड़ देते तो 35 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट नहीं खुलते, इस तरह से 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मकान नहीं बनते। तो ये चीज़ें जो झुठलाती है इन चीज़ों को कि जब आप इलेक्शन में सिर्फ फ्रीबी का और गारंटी का ये एक तरह से आप एक लॉलीपॉप लेके आते हैं तो जनता के सामने में आपके पुराने वादों की भी फहरिस्त है, जो अक्सर ये सवाल है कि ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए। निखिल जी, निश्चित तौर पर जनता ये ज़रूर पूछती हुई है कि क्या हुआ तेरा वादा। कपिल मदान जी, विनोद मिश्रा जी की बात को आगे बढ़ाएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो जैसे छत्तीसगढ़ की बात जो चल रही है, वहाँ पर भूपेश सरकार अपने डेवलपमेंट स्कीम्स के बजाय, या फिर ये कहा जाए कि अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने के बजाय ये जो नई फ्रीबी लेकर आ रही है, तो क्या फ्रीबी ही जीत की गारंटी बन गया है चुनावों में आजकल? ये देखिए निखिल जी, विनोद जी को मैं सुन रहा था और बड़े
एक्सपीरियंस पत्रकार हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी रहा है इनको। मैं इनको सिर्फ दो बातें बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत और पूरी बीजेपी की जो पार्टी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो बहुत जोरों शोरों से एक बात बोलते हैं कि हमने 70 करोड़ भारतीयों को फ्री राशन दिया। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि अगर इस देश में 70 करोड़ लोगों को 140 करोड़ 80 करोड़ कर लीजिए, 80 करोड़ कर लीजिए, 80 करोड़ कर लीजिए, तो आप फिर उसको आप क्या बोलेंगे कि अगर जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो बीजेपी कर रही है और जो अगर वो नेशनल लेवल पे कोई योजना चला रहे हैं, तो वो तो फ्री भी नहीं होगी, वो गरीब कल्याण होगा। लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी इस तरीके की कोई गरीब कल्याण का कोई काम करती है, तो प्रधानमंत्री जी और पूरा जो बीजेपी का जो सिस्टम है वो उसको फ्रीबी, रेवड़ी, इस तरीके का के साथ उसका नामांकन कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या टेस्ट है, क्या चीज देखी जाएगी कि उसके अंदर क्या हो कि वो रेवड़ी होगा या वो रेवड़ी नहीं होगा। अगर तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जो बीजेपी स्कीम लेके आएगी वो तो गरीब कल्याण का नाम दे दिया जाएगा, और जो कोई ऑपोजिशन स्कीम लेके आएगी उसको रेवड़ी बोल दिया जाएगा। कपिल जी, अगर मैं आपको यहीं पर इसका जैसे होता है ना कि आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब तुरंत ले लें, फिर हम आपके पास आएं। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, चलिए उदाहरण दे दीजिए, फिर हम जाएं। एक आपको और उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे नहीं पता विनोद जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मैं फैक्ट बेस्ड बात करता हूं, मैं तथ्यों के साथ और साक्ष्यों के साथ बात करता हूं। जिस एक्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी जी और पूरी बीजेपी ये 80 करोड़ या 70 करोड़ जो भी ये राशन के बारे में बात करती हैं, इसका आधार है फूड सिक्योरिटी एक्ट। और मैं आपको बताऊं, ये यूपीए 2 के अंदर ये फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। और मैं आपको और बात बताऊं कि बीजेपी उस टाइम ऑपोजिशन में थी और बीजेपी ने इस एक्ट का ऑपोजिशन किया था, पार्लियामेंट के अंदर अपोज किया था उन्होंने। तो अब अपोज किया था, ये तो मेरी जानकारी इस पर नहीं कि उन्होंने अपोज किया मैं थोड़ा सा, लेकिन इस पर जवाब, चलिए अब इस पर जवाब ले लेते हैं। विनोद जी मेरे को फैक्ट चेक कर ले, विनोद जी तो इतने एक्सपीरियंस। हां, मैं बिल्कुल मैं आपके बात का जवाब देना चाह रहा हूं। बात का जवाब ले लेते हैं। विनोद जी ये चाहेंगे कि जरा गरीब कल्याण और फ्रीबी की योजनाओं के बीच का जो बेसिक फर्क है, वो जो इनका सवाल का क्रक्स है दरअसल कपिल जी के, वो जरूर समझाइए। देखिए, मैं कपिल जी काफी विद्वान आदमी है, कपिल जी वकील भी है, कांग्रेस समर्थक अलग बात हो, लेकिन कपिल जी काफी बहुत सीरियस, हम कह सकते हैं कि हमारे जब कभी भी पैनल में आते हैं तो बहुत सीरियस बात रखते हैं। लेकिन शायद जब वो पार्टी की बात करते हैं तो वो कांग्रेस के जो नेताओं के अपना बयान रहा है उसी बात को अभी दूर आ रहे हैं। जब उन्होंने बात कही कि जब बैंक की बात उन्होंने कही थी, तो कपिल जी हमें याद रखना होगा, इस देश में राष्ट्रीयकरण तो पहले इंदिरा गांधी ने बैंक की थी, तो ये क्रेडिट तो उनको जाना चाहिए था कि इस देश की जो ये गरीब जनता है उसके अकाउंट बैंक में क्यों नहीं खुले। आज तक गरीब की जनता जो है इस देश की, आधी से ज़्यादा बड़ी आबादी जो थी, कभी बैंक देखा भी नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों था कि आपके उसी एक्ट पे काम करते हुए अगर पीएम मोदी ने इसी देश में अगर 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बैंक के दरवाजे तक पहुंचाया, और जो सुविधाएं थी बैंक के, जो लोगों को एक इंडस्ट्री हाउस को मिलता था, जो गरीब लोगों को मिल रहा है, तो ये काम तो पीएम मोदी ने किया ना। तो आप इसका श्रेय किस रूप में लेंगे? दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि 80 करोड़ को जो फ्री राशन दिया गया था, उसको आप कह रहे हैं कि ये फ्रीबी और नहीं है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क करने में हमें थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। कपिल जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना के काल में जब आप इस देश में लॉकडाउन थे, जब इस देश में लोगों की समस्या थी कि रोजी रोटी के लिए लोग अपने घरों तक में कैद हो गए थे, उस देश में उस प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर पीएम मोदी ने एक जन कल्याण के रूप में आपके ही जो एक्ट है उसी एक्ट की बात मैं कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको उसके एक्ट को, जो आपने उस एक्ट को लाया था, लेकिन उसके ज़मीन पे उतारने का अगर आप श्रेय देंगे तो पीएम मोदी को ही जाता है कि उस कोविड के काल में लोगों के घर के दरवाजे पे 80 करोड़ जनता को राशन पहुंचाना एक छोटी बात नहीं है। इसको दुनिया के जितने एजेंसीज हैं उन लोगों ने सराहा है। ऐसा देश में कोई भी देश ने इस तरह का बड़ा अभियान करके एक गरीब लोगों को भूखे नहीं रहने दिया। ये संकल्प अगर कोई लेता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ही ले सकते हैं। इसको आप फ्री रेबड़ी और इसमें नहीं जो सकते हैं। और दूसरी बात कि उसमें देखिए कि वो गरीब कल्याण था, उसमें जो गरीब लोग थे उनके यहाँ उनके लिए सुविधा थी। ये ऐसा नहीं कहा गया था कि जिस देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, उनके लिए जाएगा। लेकिन जब
जब आप फ्रीबी की और एजेंडा की बात करते हैं, उसमें गारंटी की बात करते हैं, तो आप में वो क्लास नहीं होता है। अभी आप कर्नाटक की हालत देख लीजिए, आप अभी हिमाचल की हालत देख लीजिए, कहाँ गया आपका वो 5 गारंटी, कहाँ गया? और पंजाब में हालत आप देख लीजिए उस फ्रीबी का और गारंटी का। तो ये बात आपको थोड़ी सी हम लोगों को बताने में भी ये सहूलियत होगी कि भाई फ्रीबी और एजेंडा में जब आप लोक कल्याण के लिए और उसमें एक तरह से कैप बनाते हैं कि गरीबों के लोगों के लिए आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक समाज कल्याण के रूप में आता है। ठीक है, ठीक है। दरअसल बहुत देर से हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और ले चलेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहें। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, फिलहाल छत्तीसगढ़ की चर्चा चल रही थी कि किस तरह से जो फ्री बी की योजनाएं हैं वो दरअसल विकास की योजनाओं को, जनता की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, उनको किस तरह से पीछे धकेल देती हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं, राकेश सिंह हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं राकेश जी। राकेश जी बहुत स्वागत है। और कपिल मदान जी जुड़े हुए हमारे साथ, और साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। दरअसल राकेश जी, जो चर्चा यहाँ पर चल रही थी वो फ्रीबी योजनाओं को लेकर के चल रही थी आपके जुड़ने से पहले। तो सीधा सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम देख रहे हैं कि फ्रीबी योजनाओं की बौछार की जा रही है, कर्नाटक में आपने उसको देखा, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि आपके जो विकास की योजनाएं हैं वो शायद जो फ्रीबी की योजनाएं हैं उनको, उसके मुकाबले जो फ्रीबी की योजनाएं थी वो परवान चढ़ी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश आपके हाथ से निकल गया। आगे अब छत्तीसगढ़ और जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको कैसे निपटेंगे आप? क्या आपकी रणनीति रहेगी इस पर? देखिए, जो योजनाएं हैं, एक तो योजना चुनाव को देखकर बनाई जाती है, दूसरी योजनाएं ऐसी होती है कि जरूरत के हिसाब से समाज के आर्थिक जो पिछड़े लोग हैं उनको, गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए मैं निखिल भैया बताना चाहता हूं आपको कि 2009 के चुनाव में जब कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस चुनाव के में जा रही थी, तब उन्होंने 75,000 करोड़ का कर्जा किसानों को माफ किया। ये तो चुनाव की दृष्टि से आपने माफ किया है, लेकिन वहीं जब मोदी जी की सरकार आती है, मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो एक नीति बनाई जाती है। आज मैं इस समय इंदौर में हूं, मध्य प्रदेश में 12,000 हर 10 तारीख को 12,000 रुपए उनके खाते में चला जाता है किसानों को। मतलब हर साल सीजन वाइज फसल जब आती है, जब किसान को जरूरत होती है, तब उनके अकाउंट में पैसा सीधे पहुंच जाता था। तो 2 तरह की, एक नीति बनाई जाती है और एक चुनावी दृष्टि से योजना बनाई जाती है। उसको आप कहेंगे, ये लोग भी इस योजना को कहते हैं कि रेवड़ी नहीं है। इसी तरह 80 करोड़ लोगों को अगर हम अन्न उपलब्ध करा रहे हैं, अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, राशन उपलब्ध करा रहे हैं। 2 साल ऐसे थे कोरोना काल में जब पूरा देश संकट में था, समाज संकट में था। उस समय ऐसी योजना बनाई गई कि नहीं, जो जरूरतमंद है उनको हम राशन पहुंचाएंगे। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में योजनाएं और इस तरह कांग्रेस के लोग तो वादे करते हैं। उदाहरण के लिए वादा किया था इन्होंने छत्तीसगढ़ में भूपेश
बघेल सरकार ने कि पूर्ण शराबबंदी हम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, पूर्ण शराबबंदी तो छोड़िए, घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। कुल मिलाकर वोट की राजनीति जब आप करते हैं तब चुनाव को ध्यान में रखते हैं, इस तरह की योजना बनाते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। एक तरफ योजना बनाते हैं कि निरंतर आपको सहयोग, शासन का सहयोग, सरकार का सहयोग, जरूरतमंदों के दरवाजे पर पहुंचे, इस तरह की योजना बनाई। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है तो वादे करते हैं और आने वाले समय में वादे भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने पीडीएस घोटाला, पीडीएस किसके लिए, आम लोगों के लिए हुआ। इनके ऊपर आरोप है 600 करोड़ रुपए का पीडीएस घोटाला कर दिया भूपेश बघेल सरकार ने। तो इस तरह की योजनाओं और योजनाओं का बंदरबाट ये केंद्र सरकार में जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, आप देखेंगे 45 करोड़ लोगों का अगर खाता खुलता है, क्या लोगों के नजर में नहीं था? इतने लोग बैंक से दूर हैं, इसका मतलब आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो जुड़े ही नहीं है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपकी बैंकिंग व्यवस्था से 45-48 करोड़ लोग दूर हैं। और वो इसलिए आपने नहीं खोला क्योंकि उन्हीं के नाम पर आप योजनाएं बनाते हैं, और उन्हीं के नाम पर जब योजना बनाते हैं और सरकार जब पैसा रिलीज करती है तो बिचौलियों के जेब में जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया। दरअसल एक पॉइंट इसके पहले भी रेज किया गया था, कपिल जी आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये भ्रष्टाचार जो है इन तमाम योजनाओं के, भले ही वो फ्रीबी की योजना हो या जैसी भी योजना हो, वो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचती नहीं है। और जब चुनाव आते हैं तो आखिर क्या वजह है कि ये जो विकास की योजनाएं हैं ये जनता के बीच में आने के बजाय फ्रीबी आता है? क्या इसको ये समझा जाए कि डेवलपमेंट का एजेंडा इसकी वजह से पीछे रह जा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र के, हमारे चुनावी व्यवस्था की कमजोरी है कहीं ना कहीं? देखिए निखिल जी, मैं फिर से एक बात बताऊंगा कि आप अगर आप एक कोई भी योजना जो हमारे नागरिकों के लिए आती है, अगर वो बीजेपी लेके आती है तो शायद उसको जन कल्याण, मैं फिर से वो एक बात बोलूंगा, उसको जन कल्याण का नाम दे दिया जाता है। और अगर ये ऑपोजिशन कोई इस तरीके की योजना लेके जाती है तो उसको फ्रीबी का। तो मैं ये पहले जो आधार है, जिस आधार पे आपने सवाल पूछा है, मैं पहले उसका स्पष्टीकरण जरूर इस बात से देना चाहूंगा। दूसरी चीज, अभी पहले विनोद जी ने भी बात करी और जो यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता हैं राकेश जी ने भी ये बात बोली कि स्कीम्स हैं और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मैं बहुत एक छोटी सी बहुत अहम एक बात बताऊंगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हाँ आप कल्याण योजनाओं को लोगों तक लेके जा रहे हैं, जनधन को आप लोगों तक लेके जा रहे हैं, मैं इनकी थोड़ी सी, मुझे लगता है कि बीजेपी वालों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है। मैं थोड़ा नहीं, सिर्फ 10 साल इनको पीछे लेके जाऊंगा। जब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लेके आई यूपीए तो उसका आधार था, आधार की जो स्कीम थी वो ये सारे जो ये कल्याण योजनाओं को ये जो, तो इस बात को कपिल जी झुठलाया कहा गया। वो तो शुरू में ही विनोद मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण को लेकर आए थे, वो तो उन्होंने कही। मैं देखिए, आप बहुत बैलेंस तरीके से आप पोस्ट कर रहे हैं मुझे मेरी बात, बिकॉज मेरी बात का जो नहीं मैं चाह रहा हूँ बात को थोड़ा जल्दी से समेटें क्योंकि जो इंट्रो है वो इतना लंबा हो जा रहा है। जी लेके आए और आधार स्कीम आज भी ये जितने जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं, अगर उसका आधार देखें तो वो आधार स्कीम थी, जो आधार कार्ड, और बीजेपी ने उस समय भी इसको अपोज किया। अब आप एक बड़ी आप बहुत ही ये चौंकाने वाली बात होती है कि जो भी आज बीजेपी जिसका श्रेय लेने की कोशिश करती है, वो इस सारी योजनाओं को इन्होंने अपने टाइम जब ये ऑपोजिशन पे थे बिल्कुल निराधार तथ्यों के बेसिस पे इन्होंने अपने दौरान उसको, ऑपोजिशन के दौरान उसको अपोज किया। दरअसल वही बात देखिए कपिल जी आपका पॉइंट आ गया। दरअसल आप जो कह रहे हैं ना कि चाहे वो आधार हो चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, वो कहां इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आधार नहीं था, वो यही तो कह रहे हैं। राकेश जी ने अभी यही कहा कि सारी चीजें थी, लेकिन आपने उन योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया था, उन्होंने पहनाया, पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचा, 45 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। देखिए निखिल जी, हमारे इस देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि जब जो मेहनत करने का टाइम होता है, जब पॉलिसी बनाने का टाइम होता है,
तो उसमें श्रेय लगता है, श्रम लगता है। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले ले रहे हैं, इसका जवाब ले ले रहे हैं राकेश जी से। और एक कैटेगरी ये होती है कि जी बना किसी और ने दिया। ठीक है, राकेश जी से जवाब ले ले रहे हैं। राकेश जी चलिए, समय बहुत कम है, इसलिए बहुत चाहेंगे कि शॉर्ट में जवाब ले। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए। राकेश जी ये कह रहे हैं कि योजनाएं दरअसल कांग्रेस और यूपीए के समय में बनी थी और क्रेडिट जो है वो बीजेपी ने लूट लिया। नहीं, योजनाएं बनी नहीं थी निखिल जी, यही अंतर है बीजेपी की सोच में और कांग्रेस की सोच में। आप सोचते रह जाते हैं, आपने 10 साल शासन किया, आप सोचते रह गए, आपने उसके पहले 55 साल शासन किया कांग्रेस ने, सोचते रह गए। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो अमली जामा पहनाया जाता है। 45 करोड़, ये तो जवाब देना पड़ेगा ना, 45 करोड़ बैंक खातों से दूर थे, बैंकिंग व्यवस्था से दूर थे। क्यों दूर थे? तो इसलिए दूर थे कि जो पैसा उनके नाम पर दिया जाता था वो शासन में बैठे लोग और उनके कार्यकर्ताओं की जेब में जाता था, उनकी जेब की चिंता थी। 45 करोड़ अगर नहीं है बैंकिंग व्यवस्था से आपसे जुड़े हुए तो ये सवाल उठता है। आप जीएसटी के लिए सोचते रहे, कानून बनाएंगे, ये करेंगे, हमने लागू कर दिया। हम आप सोचते हैं, आप सपना देखते हैं, हम पूरा करते हैं, हम जमीन पर उतारते हैं। आप केवल बयान देते हैं, हम उसको अमली जामा पहनाते हैं। ठीक है राकेश जी, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास समय डिबेट का आज समाप्त हो गया है और विनोद जी मैं चाहूंगा कि बिल्कुल 30 सेकंड में, बिल्कुल 30 सेकंड में, बिल्कुल मैं 30 सेकंड में आपके बात के जवाब देता हूं। कपिल जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे और कपिल जी ने कहा, मैं उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, शायद कपिल जी इस चीज को करेक्ट कर लेंगे। यूपीए के समय में निर्मल भारत आया था, जो गाँव में शौचालय बनाने का उनका एक संकल्प था, वो पॉलिसी थी। उस यूपीए के दौरान में 5 ऐसे शौचालय नहीं बन पाए जो एक मॉडल बने कि हाँ यूपीए ने इसको शुरू किया। और उसी को अगर स्वच्छ भारत अभियान लेके अगर प्राइम मिनिस्टर 2014 में मोदी आए तो आपके देश में 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिया। जिस आधार की बात आप कह रहे थे, उस समय में नरेंद्र गडकरी मिनिस्टर थे, चिदम्बरम साहब, और उसके बीच में काफ़ी इस तरह की चीज़ें हुई थी कि भाई ये आधार जो है वो कहीं प्राइवेसी किसी का एक ब्रिज कर रहा है, कहीं इस चीज़ को लेके पूरे दौर में इसके लिए बहस होती रही थी। लेकिन वो आधार जो है इस देश के कम से कम 140 करोड़ लोगों का एक सबसे मजबूत आधार बना, तो वो संकल्प के साथ हुआ। और पीएम मोदी ने उस आधार को कैसे जोड़ा है, जिस बात को आप सोचिए कि करप्शन पे जो जीरो टॉलरेंस है उसमें आधार ने सबसे बड़ा मजबूत काम किया है। रही बात जब आप अपने इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं इस बात को, कपिल जी, इस बात को बेहतर तरीके से हम आप जानते हैं कि अगर एक 5 साल का एक बेहतर चीफ मिनिस्टर अगर भूपेश बघेल हैं, अगर उन्होंने काम किया है, अगर उस राज्य में विकास हुआ है, तो आप ये बताइए कि कांग्रेस का चेहरा अभी भी भूपेश बघेल क्यों नहीं है छत्तीसगढ़ में? दरअसल इसके पीछे में सवाल यही होता है कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पीछे हट चला जाता है और जो फ्री भी है वो आती है। तो ये लगता है कि जैसे विकास की योजनाएं जनता के बीच में नहीं आ रही है, विकास परवान नहीं चढ़ रहा है, बल्कि फ्री बी की योजनाओं के जरिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया, राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, और कपिल मदान जी आपका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि महुआ का हंगामा, अपमान पर विरोध या फिर विक्टिम कार्ड। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे एथिक्स कमेटी। जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी थी उसके सामने महुआ मोइत्रा कल पेश हुई थी। उनका हंगामा जो है वो सुर्खियां उसने बटोरी और अपमान पर यह विरोध रहा या फिर उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, यह भी एक चर्चा का विषय है। कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर विवादों में चल रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी और इस दौरान जो है वो जिनका हंगामा रहा वो चर्चा में रहा। कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर विवादों में चल रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी और इस दौरान उनका जो हंगामा रहा वो भी चर्चा में रहा।
इस दौरान एथिक्स कमेटी के सवालों और महुआ के जवाब से विवाद हल होने के बजाय और भी गहरा हो गया। दरअसल आरोप प्रत्यारोप इसमें लगाए गए। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि पेशी के दौरान उन्हें अपमानजनक सवालों का सामना करना पड़ा। महुआ ने कहा कि कमेटी ने उनसे उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में अप्रासंगिक जानकारी मांगी और इसका उन्होंने विरोध जताया। उनका कहना था कि पर्सनल सवाल किए गए उनसे। उधर एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर का दावा है कि महुआ मोइत्रा सवालों के ठीक जवाब देने के बजाय क्रोधित हो गई और जो उनका रवैया था वो अहंकारपूर्ण था। सोनकर ने कहा कि महुआ ने उनके और कमेटी के अन्य सदस्यों के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। सोनकर ने कहा कि सभी विकल्प दिए जाने के बावजूद महुआ मोइत्रा ने बेवजह हंगामा खड़ा कर कार्यवाही को बाधित किया और वो कार्रवाई से बाहर निकल गई। पूरे मुद्दे पर कहा जा रहा है कि महुआ इस विमर्श को बदलना चाहती हैं दरअसल और विक्टिम कार्ड खेलकर सवालों से किनारा करना चाह रही हैं। महुआ मोइत्रा ने खुद भी माना है कि उन्होंने अपना गोपनीय संसदीय लॉगिन पासवर्ड शेयर किया था। हीरानंदानी से गिफ्ट लेने की बात भी महुआ मोइत्रा ने कबूली है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या महुआ लोकसभा की आचार समिति पर आरोप लगाकर सवालों से बचने की रणनीति अपना रही है, क्योंकि यही सवाल बार बार सामने लेकर आए जा रहे हैं। और आचार समिति के सामने पेशी के दौरान जो आचार समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने महुआ मोइत्रा के रवैयों को लेकर के सवाल उठाए। क्या कुछ कहा विनोद सोनकर ने, आइए सुनते हैं। महुआ मोइत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है। हीरानंदानी के जो एफिडेविट हैं, निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है, उनके आधार पर कमेटी इस तथ्य को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए और उनको स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया गया था ये कि जिस प्रश्न का जवाब चाहें वो दें और जिस प्रश्न का जवाब ना चाहें वो मना कर दें, और चाहे जिस प्रश्न का जवाब चाहें कि बाद में हम लिख के भेज देंगे। लेकिन वो तीनों काम करने के बजाय केवल मूल प्रश्न जांच बाधित हो, जांच ना हो, इसके लिए उनके द्वारा इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया गया। एथिक्स कमेटी के सदस्यों के ऊपर, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो एक सांसद को और एक महिला को शोभा नहीं देता। वो कमेटी के अंदर भी और कमेटी के बाहर भी जिन शब्दों का उपयोग किया है, संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है। उनका उद्देश्य मूल रूप से था कि मूल प्रश्नों के जवाब से बच के और ये किसी तरह से जांच को बाधित किया जाए और इस विषय को बखेड़ा किया जाए, उसी को आधार लेके वो वॉकआउट कर गए। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, जेडीयू के सांसद थे और जो कांग्रेस के सांसद थे, सीपीएम के सांसद थे, सब लोगों का केवल एक ही उद्देश्य था, एन केन प्रकेन इस जांच को बाधा डालना और इस जांच को ना हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो महुआ मोइत्रा की जो कल पेशी हुई, जो उनकी आचार समिति के सामने वो पेश हुई, ऐसा लगता था कि शायद सवालों के सवाल जवाब होंगे और कुछ चीज़ इसमें निकल कर आएगी, लेकिन विवाद और गहरा हो गया। अब आगे ये मामला कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अब ये एथिक्स कमेटी को फैसला करना है कि आगे वो कब बैठक बुलाती है। और चूंकि जब महुआ मोइत्रा कल बाहर आई हंगामा करते हुए, उसके बाद भी एथिक्स कमेटी के तमाम सदस्य बैठक में बैठे रहे और आगे क्या कुछ उस पर विचार किया जाना है उस पर चर्चा करते रहे। विपक्षी दलों के जो सांसद इस कमेटी के सदस्य हैं वो जरूर बाहर आ गए और महुआ मोइत्रा के बाहर आने के साथ ही, लेकिन हमने देखा कि तमाम सांसद वो जो इस एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के अलावा जो सदस्य हैं वो बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया था और जो दर्शन हीरानंदानी ने जो हलफनामा दिया था उससे जुड़ा सवाल जैसे ही पूछा गया उस पर उनसे कहा गया जवाब, चूँकि दोपहर के बाद लंच ब्रेक के बाद ये सवाल जवाब हुआ, उससे पहले 1.5 घंटे तक महुआ मोइत्रा ने अपना बयान रखा था और वो उसके बाद हंगामा करते हुए बाहर आ गई। निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से कल ही जवाब दिया। आज निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा है कि जो ये बचाव करने की कोशिश की जा रही है कि ओटीपी आता है पार्लियामेंट लॉगिन का और ओटीपी देने पर ही वो मेल खुलता है,
तो उस मेल में बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें भी आती हैं, जानकारी दी जाती है। महुआ मोइत्रा की जो कई अन्य एक कमेटी का उदाहरण देते हुए कहा गया कि उसकी सदस्य है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं? और इस तरह जो उनका बचाव करने की कोशिश की जा रही है वो कतई एक तरह से जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ने की कोशिश है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक परत दर परत लगातार तथ्यों के साथ निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और हम जानते हैं उसके बाद जब एथिक्स कमेटी ने कार्रवाई की, एथिक्स कमेटी की बैठक हुई, पहले निशिकांत दुबे को बुलाया गया, फिर जो जय अनंत वकील हैं जिनकी शिकायत के आधार पर ये पूरी शिकायत की थी निशिकांत दुबे ने, उनको उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। और कल जब महुआ मोइत्रा को बुलाया गया तब हमने देखा कि दोपहर के बाद इस तरह का हंगामा देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर जिन सवालों को पूछा जा रहा है महुआ मोइत्रा से उस पर जवाब देने के बजाय वो हंगामा उन्होंने कल किया। और जिस तरह से कल सबने देखा कि वो बाहर आई और जो आरोप लगाया गया वो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि शायद जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं है महुआ मोइत्रा के पास। ये आरोप भी हमने देखा कि कई सदस्यों ने एक तरह से कहा इस बात को, अपराजिता सारंगी ने कहा, इसके साथ ही साथ राजदीप रॉय ने भी इस बात को कहा कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे वो हलफनामे से जुड़े हुए थे, जो खुद दर्शन हीरानंदानी अपने हलफनामे ने कहा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा का आक्रामक होना, भड़कना, आपत्तिजनक बातें कहना और कुछ एथिक्स कमेटी के सदस्यों ने इस तरह से मेज ठोकी जो संसदीय आचरण के अनुकूल नहीं था, तो ये दिखाता है कि शायद जवाब नहीं है महुआ मोइत्रा के पास। ठीक है, और कुछ सदस्य राजनीति खेल रहे हैं इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कर्नाटक की सियासत की कि क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान कब तक जारी रहेगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान वहां पर बरकरार है और यही वजह है कि सिद्धारमैया को इससे जुड़ा हुआ बयान देना पड़ा है। कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियांक खड़गे ने एक तरह से इस पद के लिए अपना दावा ठोका है और उसके बाद ये सारे विवाद की स्थिति कांग्रेस के भीतर पैदा हुई है। हालांकि विधायकों में असंतोष की बात भी सामने आ रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए काफी संघर्ष किया था, लेकिन पार्टी ने सिद्धारमैया को कमान सौंपी थी, सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आलाकमान का आशीर्वाद उनके पास है। सिद्धारमैया ने कहा कि वे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनका दावा है कि उन्हें आलाकमान का भरोसा प्राप्त है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई बदलाव जैसी बात सामने नहीं आ रही है। प्रियांक खड़गे का ये दावा किसी को हैरान करने वाला नहीं लग रहा है। पिछले महीने से विधायकों में असंतोष की खबरें हैं। कांग्रेस में टूट की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। हालांकि डीके शिवकुमार ने पहले भी दावा किया था कि रोटेशन में अगला मुख्यमंत्री उन्हें बनाने का आश्वासन आला कमान से मिला है। ये बात डीके शिवकुमार ने शुरुआत में दावा किया था, लेकिन डीके शिवकुमार की इस बात को भी सिद्धारमैया ने फेक बताया था। उनका कहना था कि इस तरह का कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया गया है और आला कमान का जो वरद हस्त है वो उनको प्राप्त है। राज्य में 5 गारंटी के बढ़ते बोझ के कारण विधायक फंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसको लेकर के भी पहले काफी विवाद हो चुका है। उधर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए एक लॉबी सक्रिय है। ऐसे हालात में कांग्रेस आलाकमान के सामने कर्नाटक एक बड़ी चुनौती है। और बात करेंगे इस पूरी खबर पर। हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की इस पूरी सियासत पर बातचीत करने के लिए। कांग्रेस एक बार फिर से मुश्किल में दिख रही है। आयशा, क्या जो ये संघर्ष है मुख्यमंत्री पद के लिए, या फिर कहा जाए कि जो एक पूरी लॉबी सक्रिय है मंत्री पद पाने के लिए, कितना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के लिए? जी देखिए, ये संकट बहुत ही गहराता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही गहरा गया है, क्योंकि ये शब्दों की जंग सिद्धरामैया कैंप और डीके शिवकुमार के कैंप के बीच में जो चल रही थी अब खुलकर सामने आ रही है। और सिद्धरामैया ने अब
दावा किया है कि वही 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, खास बात यह भी है कि जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ऐसा कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया था कि 2.5 साल के बाद उन्हें डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सिद्धरामैया उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। लेकिन लगातार डीके शिव कुमार की कैंप से ये खबरें सामने आती रही और वकलीगा समुदाय जो है वो लगातार ये तर्क जताते रहे कि हाफ टर्म के बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। अब ये बात जो है बहुत गहराई गई है, क्योंकि अब सिद्धरामैया इस बात को लेकर काफी संगीन हो गए हैं और वो कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके समर्थन में जो विधायक हैं, कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर परमेश्वर हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने हाल ही में एक डिनर बैठक की, फिर एक ब्रेकफास्ट बैठक हुई। इन बैठकों में कुछ ऐसे विधायक आए जो सिद्धरामैया के गुट से माने उनके ग्रुप में जाने जाते हैं, लेकिन इन डिनर्स और ब्रेकफास्ट में डीके शिव कुमार को बाहर रखा गया। तब से ये बात तूल पकड़ने लगी कि क्या सिद्धरामैया कुछ ऐसी चाल चल रहे हैं ताकि पूरे 5 साल तक वो मुख्यमंत्री का पद बने रहें और डीके शिव कुमार जो लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं उसको उनका मुंह बंद करने के लिए कोशिश करे। तो ये एक तरफ बात, और ये भी लग रहा था कि सिद्धरामैया कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बदलता भी है तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे और ये जो है दलित मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश करेंगे, जो डॉक्टर परमेश्वर जो इस वक्त कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश है। तो ये दावेदारी सिद्धरामैया की कैंप की तरफ से दी जा रही है और ऐसे में बीच में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे जो मंत्री हैं उन्होंने भी दावेदारी पेश कर दी कि वो भी दलित है, अगर दलित मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार है। तो ऐसे में एक तरफ कांग्रेस में संकट गहरा गया है तो दूसरी तरफ जो सरकार जो प्रशासन को लेकर जो चिंताएं हैं वो जैसे की तैसी बनी हुई है। एक तरफ कर्नाटक में बिजली की कमी है, किसान इससे परेशान है, दूसरी तरफ कावेरी के जल विवाद को लेकर किसानों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में काफी संघर्ष चल रहा है, इससे परेशान है और ये और कर्नाटक की जो आर्थिक स्थिति है ये पूरी तरह से बेहाल है। और खास बात यह है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप है इनको दबाए रखने के लिए शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के दोनों गुट मिलकर ये मुख्यमंत्री पद का जो खेल है, जो दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, ये जोर पकड़ता जा रहा है ताकि जो मेन मुख्य इश्यूज हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उन्हें दबा दिया जाए। जी निश्चित तौर पर, और ये आला कमान के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी आयशा, और आने वाले दिनों में आप लोग तो लगातार रिपोर्टिंग करती रही है इससे जुड़ी हुई, तो ये खबरें जो पिछले दिनों से आ रही थी शायद उनमें ज़रूर, यानी कि जिसको कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर पर ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए आगे उसे और भी परेशान करने वाली। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बारी रिपोर्टर्स डायरी के विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला सुरक्षित रख चुकी है। क्या है यह पूरा मामला, जानिए हमारे संवाददाता विकास सारथी की जुबानी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को अब तक मिले चंदे का ब्यौरा सौंपे। 3 दिन तक चली सुनवाई के दौरान मुख्य तौर पर चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की जानकारी नागरिक को मुहैया हो और पार्टियों को चंदा देने वाले की गोपनीयता के बीच कैसे तालमेल बैठाया जाए। जहां एक तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसी कोई भी योजना सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाती है और सबसे ज़्यादा फंडिंग उसे हासिल होती है, वहीं सरकार का कहना था कि इस पूरी स्कीम की सबसे बड़ी बात इसका गोपनीय होना है। पुरानी योजना में कैश के जरिए लेन देन किया जाता था और कई बार इसकी जानकारी अलग अलग पार्टियों को मिल जाने से इन चंदा देने वालों को राजनीतिक द्वेष का सामना भी करना पड़ता था। केंद्र ने यह भी साफ किया कि किसी भी एजेंसी को चंदा देने वाले के बारे में जानकारी हासिल नहीं होगी और सिर्फ कोर्ट की इजाज़त से ही इस तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है। वहीं कोर्ट का इस बारे में मत ये था कि वो केंद्र सरकार की किसी भी मंतव्य पर सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन जो पुरानी नीति थी उसको लागू करने की भी कोई योजना नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि मौजूदा प्रणाली में अगर कोई कमी है और एक नई व्यवस्था लागू की जा सकती है तो केंद्र सरकार को इस पर विचार कर एक बेहतर योजना के साथ सामने आना चाहिए। विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बात हमारे अगले रिपोर्टर की। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन को पिछले सत्र में असंसदीय आचरण और अभद्र भाषा के प्रयोग की वजह से निलंबित कर दिया गया था। अब उनके निलंबन वापसी से जुड़े मुद्दों पर आज प्रिविलेज कमेटी यानी संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। क्यों महत्वपूर्ण है ये बैठक और क्या रही है इसकी कार्यवाही, बता रहे हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज संसदीय सौध में संपन्न हुई। इस बैठक में सदन में सदस्यों के व्यवहार और विशेषाधिकार हनन के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस समिति के समक्ष आम आदमी पार्टी के 2 सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा का मुद्दा भी शामिल है, तो वहीं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन का विशेषाधिकार हनन का मामला भी लंबित है। समिति चाहती है कि इस मसले पर जल्द से जल्द एक राय बने ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष को तय किया जा सके। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात भ्रष्टाचार पर नकेल की। छत्तीसगढ़ के चुनावों में ठगी वाले महादेव ऐप का क्या कनेक्शन है, बता रहे हमारे संवाददाता नीरज सिंह। तो ये जो ठगी वाला महादेव ऐप है, ये इसके जरिए दरअसल पिछले दिनों में 5 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए हैं और इसके ज़रिए ये बार बार कोशिश की गई ये बताने के लिए कि ये जो महादेव ऐप था ये पहले ऑफलाइन चलता था और कोविड का जब टाइम आया तो ये ऑफलाइन ऐप जो है इसको ऑनलाइन में तब्दील किया गया और यहीं से जो महादेव ऐप का कंसेप्ट सामने आया, जो इसमें 2 लोग थे जिन्होंने इसके ठगी की शुरुआत की थी। तो पहले वो सट्टेबाजी किया करते थे
ऑफलाइन, और बाद में जब कोविड का टाइम आया तो उन्होंने ऑनलाइन महादेव ऐप की शुरुआत की। और ये पूरा जो ऐप था, इसके माध्यम से ठगी चलती रही, इसलिए भी चलती रही क्योंकि इसमें जीतने और हारने वाले लोगों के बारे में पहले से तय हो जाता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसका जब जो खुलासा था वो दरअसल उस समय हुआ जब इससे जुड़े हुए एक व्यक्ति ने, जो इसका किंग पिन था, उसने अपनी शादी में दुबई में, गल्फ में, उसने एक इतना बड़ा फंक्शन किया जिसमें करीब करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है, और उसके बाद से ये पूरा मामला आया जिसमें बड़े फिल्म स्टार्स को बुलाया गया, लाखों करोड़ों का पेमेंट किया गया। तो उसके बाद से ये पूरा मामला सामने आया, खुलासा हुआ, और उसके बाद ईडी की इस पर जांच बैठी, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई। और उसको लेकर के सबसे खास बात है कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस के ऊपर और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है कि वो महादेव ऐप के ऊपर कोई अब तक उसने कार्रवाई नहीं की थी, और क्यों वो उसको बचा रही है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार से फिलहाल। और सरकार लगातार इसको लेकर के सवालों के घेरे में रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर आक्रामक रही। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है आम लोगों का, और आम लोगों का प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि उन्हीं की गाढ़ी कमाई इस पूरे प्रकरण के दौरान, ये कहा जाए कि इस पूरी ठगी के दौरान आखिर पिस्ता कौन है। जो पिस्ता है वो आम आदमी है, और वो ऐसे लोग हैं। और तो ये रहा है पूरा मुद्दा। नीरज सिंह से आज हम किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पीसीआर की तरफ से कि नीरज सिंह से नहीं आज हम जुड़ पाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर आपको बताएं। मध्य प्रदेश चुनावों में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंच रहे हैं, और आज मध्य प्रदेश में रैलियों का रेला है। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी का यह विश्लेषण। फिलहाल तकनीकी कारण है, इस पर भी हम एक बार फिर से माफ़ी मांगेंगे और अजीत द्विवेदी के साथ भी नहीं जुड़ सकेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में पक्ष और विपक्ष, यानी कि कहा जाए तो वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तमाम स्टार प्रचारक पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के, और जो दूसरे स्टार प्रचारक हैं दूसरे दलों के, वो सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि रैलियों का रेला, तो एक अच्छा शब्द होगा, और जनता के बीच में सभी स्टार प्रचारक नमूदार हो रहे हैं। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।